हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल पनासिया। माय नेम इज भानु प्रताप। सो गाइस, आज हम एक नई वीडियो सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज अबाउट द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। और ये मेरा क्रिमिनल लॉ के ऊपर सबसे पहली सीरीज होगी वीडियो की, जिसमें मैं काफी सारे कंटेंट बनाऊंगा और मैं कंप्लीट आपका जो सीआरपीसी है वो कवर कराऊंगा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट जो भी नोटिफिकेशन है वो मिल जाएंगी। और उसके अलावा अभी तक जो मेरे चैनल पे न्यू विजिटर्स हैं, जो पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो उसमें मेरे चैनल पे आपको लेबर लॉ की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें आपको कंप्लीट इंटायर बेयर एक्ट फ्री मिलेगा। सारा कंटेंट आपको मिलेगा, चाहे वो कोड ऑन वेजेस एक्ट हो, चाहे वो आपका ईएसआई का एक्ट हो, चाहे वो एम्प्लॉयज कॉम्पेंसेशन हो, फैक्ट्रीज एक्ट हो, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो, इंडस्ट्रियल स्टैंडिंग ऑर्डर हो, मिनिमम वेजेस हो, पेमेंट हो, पेमेंट ऑफ बोनस हो, ट्रेड यूनियन का कानून हो। सारा कानून आपको एक जगह पे मिल जाएगा। आपको सिर्फ करना है कि एजुकेशनल पेनासिया के लोगो पे क्लिक करें, वहां से टॉप पे जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा। प्लेलिस्ट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आपको लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉज की सारी वीडियोस, 60 प्लस वीडियोस आपको एक जगह पे मिल जाएगी। कंटेंट सारा कंप्लीटली कंटेंट फ्री है, सब आपको सारा एक्सेस आपके लिए फ्री है। आपको बस करना है कि आप वहां पे जाइए और वीडियो एंजॉय करिए। तो आज हम जो नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, इसके अंदर हम कैसे कवर करेंगे, पहले मैं आपको ये बता दूं। देखिए, इसके अंदर हम सेक्शन बाय सेक्शन चलेंगे। हालांकि सीआरपीसी को पढ़ते वक्त उसमें सेक्शंस की इंटर रिलेटेबिलिटी काफी ज्यादा है, तो कई बार ऐसा होगा कि मैं सेक्शंस में स्विच करूंगा। कि जैसे मान लीजिए मैं सेक्शन 3 करा रहा हूं, तो मैं उसके साथ इंटर रिलेटेबिलिटी के साथ 24 भी करा सकता हूं, 25 भी करा सकता हूं, 25 करा रहा हूं तो मैं 100 को रिलेट कर दूंगा। तो सीआरपीसी में इसका काफी ज्यादा मतलब जो स्विचिंग ऑफ सेक्शंस है वो काफी ज्यादा बार होगी। उसके अलावा मैं कुछ जजमेंट्स भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, ताकि जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है आपकी बनी रहे। और ये जो कंटेंट है, इसको लंबा टाइम लगेगा कंप्लीट होने में, क्योंकि ये बहुत बड़ा कानून है। इसमें सेक्शंस बहुत ज्यादा हैं, ऑलमोस्ट 484 सेक्शंस हैं इसमें, जो कि बहुत अपने आप में एक बहुत बड़ा लॉ है ये। तो बिना देरी किए आज का हम काम शुरू करते हैं। आज जो हम एरिया कवर करेंगे सीआरपीसी में, जैसा कि मैं सारे पुरानी वीडियोस में आपने मेरा देखा होगा, मैं सबसे पहली वीडियो होती है मेरी, हमेशा डेफिनेशंस के ऊपर होती है, क्योंकि उसके ऊपर आपका इंटायर एक्ट बेस्ड होता है, ताकि बाद में हमें बार बार उस डेफिनेशन को एक्सप्लेन ना करना पड़े। तो आज भी हम इसमें डेफिनेशंस का ही एरिया कराने वाले हैं। हालांकि डेफिनेशंस में मैं काफी कंसाइज हूं अभी, बाद में इन शब्दों का जब इस्तेमाल होगा तब मैं इसमें डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आज का काम। ये जो आपका सीआरपीसी है, ये आपका सीआरपीसी 1973 का है, और इट हैज कम इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 1974। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। पास हुआ था ये वाला कानून आपका 25 जनवरी 1974 को। नाउ व्हाट इज द थिंग टू बी रिमेंबर्ड ओवर हियर, कि ये डेट्स आप याद रखना, आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में काफी इस्तेमाल होता है। दूसरी बात, ये वाला जो कानून है ये आपका इंटायर इंडिया पे एप्लीकेबल है। सेक्शन 1 हमेशा बात करता है कि लॉ की एप्लीकेबिलिटी कहां पे होती है, तो ये आपका इंटायर इंडिया पे एप्लीकेबल है, होल ऑफ इंडिया पे। पहले ये जम्मू कश्मीर पे एप्लीकेबल नहीं था, बट अब इंटायर इंडिया पे एप्लीकेबल है। ये नागालैंड, स्टेट ऑफ नागालैंड पे एप्लीकेबल इसके प्रोविजंस नहीं है, मगर कुछ प्रोविजंस हैं। स्टेट ऑफ नागालैंड पे सीआरपीसी के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होते, मगर कुछ प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं, जैसे कि जो चैप्टर 8 के अंदर है, जो चैप्टर 10 के अंदर है, जो चैप्टर 11 के अंदर है। अब ये कौन कौन से सेक्शन है मैं वो आपको बता दूं। सेक्शन 106 से लेकर 124 तक, सेक्शन 129 से लेकर 148 तक, और सेक्शन 149 से लेकर 153 तक। ये वाले सेक्शंस हैं फॉर कीपिंग गुड बिहेवियर, उसके लिए बॉन्ड देना पड़ता है। ये वाले सेक्शन आपके मजिस्ट्रेट के पावर्स के रिगार्डिंग है, कि पीस मेंटेन करने के लिए, पीस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो पावर सीआरपीसी में दी हुई है, ये उसके रिगार्डिंग है। ये वाला जो एरिया है ये प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस है, कि पुलिस क्राइम की कमीशन को रोकने के लिए क्या प्रिवेंटिव मेजर्स अपना सकती है, पुलिस के पास क्या पावर है, उसके रिगार्डिंग ये वाला एरिया है। तो ये वाला जो एरिया है आपका एप्लीकेबल है स्टेट ऑफ नागालैंड में। हालांकि अगर स्टेट गवर्नमेंट उस एरिया की चाहे तो वो नोटिफाई करके सीआरपीसी के अदर प्रोविजंस को भी एप्लीकेबल अपने स्टेट में कर सकती है, मगर ये वाला एरिया तो वैसे ही एप्लीकेबल है। तो ये आपका सेक्शन 1 है। अब चलते हैं हम सेक्शन 2 पे, जो कि डेफिनेशंस का एरिया है। देखिए, सेक्शन 2A, बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस, ये एरिया कराने से पहले मैं आपको बता दूं कि सीआरपीसी की रेलेवेंस क्या है। देखिए,
आपने भारत में दो कानून सुने होंगे। सबसे पहला इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड वो कानून है जिसके अंदर क्राइम क्या है, क्राइम की डेफिनेशन, और उस पर्टिकुलर क्राइम को अगर आप कमिट करते हैं या उसको अटेम्प्ट करते हैं तो उस केस में कितनी पनिशमेंट, ये वाला जो एरिया है ये हमें इंडियन पीनल कोड में मिलता है कि क्राइम क्या होता है, कोई ऑफेंस है तो ऑफेंस क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, ऑफेंस डिफरेंट काइंड ऑफ ऑफेंसेस कौन से होते हैं, जैसे कि किडनैपिंग है, जैसे मर्डर है, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, जैसे थेफ्ट है, जैसे रॉबरी है, जैसे डकैती है, जैसे क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन है, जैसे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, मिसचीफ है, हाउस ट्रेसपास है, हाउस ब्रेकिंग है, हाउस लर्किंग है, फोर्जरी है। तो ये डिफरेंट किस्म के जो ऑफेंसेस हैं वो आईपीसी में मेंशन है, और उसके दौरान उसको जो उस पे पनिशमेंट क्या मिलेगी ये भी आपका आईपीसी के अंदर ही मेंशन है। मगर सवाल ये आता है कि पनिशमेंट कौन देगा, किस एरिया का जज देगा, मतलब मैजिस्ट्रेट देगा। पनिशमेंट देते हो पुलिस क्या करेगी, अरेस्ट करेगी या नहीं करेगी? अगर अरेस्ट करेगी तो बॉन्ड पे छोड़ेगी नहीं छोड़ेगी, कौन से क्राइम में कितने साल, कौन सा मैजिस्ट्रेट कितनी सजा दे सकता है, कौन सा मैजिस्ट्रेट कितना फाइन इंपोज कर सकता है, अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है तो उसके अंदर मैजिस्ट्रेट के पास क्या पावर है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास क्या पावर है, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के पास क्या पावर है, क्या ट्रायल का प्रोसीजर रहेगा, एविडेंस कैसे दिया जाएगा, समरी ट्रायल क्या होता है, बेलेबल ऑफेंस क्या है, कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है, तो प्रोसीजर क्या होगा उस बंदे को उस ऑफेंस के लिए सजा दिलवाने में या उसको एक्विट कराने में, जो भी हो। व्हाट शैल बी द प्रोसीजर, दिस इज डिस्कस्ड अंडर द कॉन्सेप्ट अंडर द लॉ ऑफ सीआरपीसी व्हिच वी कॉल क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। इसके नाम में ही वर्ड प्रोसीजर मेंशन है, व्हिच मींस कि ये एक प्रोसीजरल लॉ है। अगर आपने लॉ को हल्का फुल्का आपको आइडिया हो तो लॉ दो भागों में बटा हुआ है, सब्सटैंटिव और प्रोसीजरल। सब्सटैंटिव का मतलब होता है जहां पे राइट्स एंड लायबिलिटीज एस्टैब्लिश हो, जैसे कि आपका इंडियन पीनल कोड हो गया कि अगर कोई बंदा कोई ऑफेंस कमिट करता है तो उसको एक पर्टिकुलर सजा मिलेगी, मगर सजा कैसे मिलेगी, व्हाट शैल बी द प्रोसेस, ट्रायल कैसे कंडक्ट कराना है, व्हाट शैल बी द प्रोसेस। तो ये प्रोसेस के लिए हम कहां पे आएंगे, सीआरपीसी में आएंगे। कौन सी बुक रेफर करेंगे, सीआरपीसी रेफर करेंगे। तो दिस इज द रेलेवेंस ऑफ द सीआरपीसी। सीआरपीसी डिफाइंस द प्रोसीजर थ्रू विच द ट्रायल शैल बी डन। आगे जब मैं आपको बताऊंगा, जब आगे सेक्शंस में हम चलेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आईपीसी के जो अंदर ऑफेंसेस हैं या फिर कोई अदर इनैक्टमेंट जो भी क्रिमिनल लॉ है उसके अंदर अगर कोई ऑफेंसेस मेंशन है जिसके लिए सजा है, तो उसका प्रोसेस, अगर कोई स्पेशल इनैक्टमेंट नहीं है तो उसका प्रोसेस सीआरपीसी में ही दिया है, उसकी ट्रायल सीआरपीसी के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ही होता है। मजिस्ट्रेट की जो पावर है वो सीआरपीसी के प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ही होगी। मान लीजिए एक मजिस्ट्रेट से दूसरे मजिस्ट्रेट के पास केस को ट्रांसफर करना है तो उसका जो प्रोसीजर है दैट शैल बी द प्रोसीजर, स्टैंडर्ड प्रोसीजर गिवन इन द सीआरपीसी इटसेल्फ। So that you need to know कि what is the relevance, what is the significance of CRPC, why we are reading the CRPC. So CRPC has always to be complemented, has always to be running with the IPC, Indian Penal Code के साथ। हालांकि मैं CRPC आपको पहले करा रहा हूं, मैं इंडियन पीनल कोड भी साथ के साथ कोशिश करूंगा कि ब्रिंग इन करूं अपने चैनल पे, जिससे आपको और वाइडर एम्बिट में, वाइडर स्कोप में आपको पता चले कि जो क्रिमिनल लॉ है किस तरीके से ऑपरेट करता है। बट अभी के लिए हम सीआरपीसी में ही हैं। तो अब चलते हैं हम अपने डेफिनेशंस वाले एरिया में। देखिए बेलेबल ऑफेंस की जो डेफिनेशन लिखी है, इज एन ऑफेंस विच इज शोन एज बेलेबल, विच इज शोन एज बेलेबल इन द फर्स्ट स्केड्यूल। ये फर्स्ट स्केड्यूल की चर्चा अभी मैं आपके साथ करता हूं। इन द फर्स्ट स्केड्यूल और विच इज मेड बेलेबल, और विच इज मेड बेलेबल। देखिए अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर ये फर्स्ट शेड्यूल क्या है। तो आप एक आसान सी भाषा में समझ लीजिए, जो सीआरपीसी की बुक है ना, तो बुक के लास्ट में एक शेड्यूल, एक लिस्ट दी हुई है। लिस्ट किस चीज की दी हुई वो भी बता देता हूं। जो डिफरेंट ऑफेंसेस हैं, डिफरेंट क्राइम हैं, जो डिफरेंट ऑफेंसेस आपके आईपीसी में लिस्टेड हैं, उन ऑफेंसेस के अकॉर्डिंग लिस्ट बाय लिस्ट, सेक्शन बाय सेक्शन ये मेंशन है कि ये वाला ऑफेंस बेलेबल है, या ये वाला ऑफेंस नॉन बेलेबल है, ये वाला ऑफेंस कॉग्निजेबल है, या ये वाला ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है, ये वाला ऑफेंस कंपाउंडेबल है, ये वाला ऑफेंस नॉन कंपाउंडेबल है। ये सारे टर्म्स में आगे आपको समझाऊंगा, अभी मैं सिर्फ आप सुन लीजिए। ये वाला ऑफेंस कौन सा मजिस्ट्रेट टेकअप करेगा, ये वाला ऑफेंस सेशन कोर्ट टेकअप करेगी, ये वाला ऑफेंस जूनियर मजिस्ट्रेट टेकअप कर सकता नहीं कर सकता। तो एक लंबी लिस्ट और सेक्शन बाय सेक्शन वो चीज मेंशन है कि कौन सा ऑफेंस कौन सा मजिस्ट्रेट ट्राई करेगा, कौन सा ऑफेंस बेलेबल है, कौन सा बेलेबल नहीं। और इवन की अगर आप आईपीसी की बुक भी पढ़ेंगे ना, इंडियन पीनल कोड की बुक पढ़ेंगे, तो वहां पे भी हर ऑफेंस के नीचे आपको दिखेगा
बेलेबल, ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन, ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट, कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल, कॉग्निजेबल, ये वर्ड्स आपको दिखेंगे हर ऑफेंस के नीचे। जहां पे पनिशमेंट मेंशन है हर जगह आपको वो चीज दिखेगी। आप चेक कर लेना आईपीसी में। अगर आईपीसी में आप चेक नहीं कर रहे तो आप सीआरपीसी के पीछे लिस्ट में देख लेना, वो फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन है। तो वही चीज सेक्शन 2A कहना चाहता है कि जो चीज वहां पे फर्स्ट शेड्यूल में एज बेलेबल मेंशन है वो बेलेबल कहलाएगी। अब सवाल आता है कि किस किस्म के ऑफेंसेस बेलेबल है। देखिए, इसका कोई रूल नहीं सेट है, इसका कोई पैरामीटर सेट नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी प्रोनाउंसमेंट्स में ये नहीं कहा कि नहीं ये सारे ऑफेंसेस ही बेलेबल होंगे। जो एक जनरल इंप्रेशन है वो ये है, जो थंब रूल जिसको हम जानते हैं, कि जो लेस ग्रीवियस ऑफेंस है, जो लेस ग्रेव ऑफेंस है, वो यूजुअली बेलेबल होते हैं। यूजुअली इसको ऐसे समझ लीजिए, जो नॉन कॉग्निजेबल, अभी ये वर्ड मैंने डिस्कस नहीं किया, मैं आगे करूंगा, बट अभी के लिए मैं सिर्फ वर्ड्स मेंशन कर रहा हूं। जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं वो यूजुअली बेलेबल होता है। आई एम यूजिंग द वर्ड वेरी केयरफुली, यूजुअली। आई एम नॉट सेइंग इन ऑल द केसेस। यू विल फाइंड केसेस जहां पे ऑफेंस आपका कॉग्निजेबल है मगर बेलेबल है। तो देयर आर केसेस जहां पे ऑफेंस कॉग्निजेबल होने के साथ बेलेबल भी हो सकता है, बट फॉर नाउ जनरली जो लेसर ग्रेव, मतलब लेस ग्रेव, लेस हार्मफुल ऑफेंसेस होते हैं वो यूजुअली देखा जाता है वो आपके बेलेबल ही होते हैं। बेलेबल मतलब कि उसमें आपको बेल मिल जाएगी, उसमें आपको बेल जो है वो एक रूल होता है। जेल इज एन एक्सेप्शन, ये वाली बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए। बेलेबल ऑफेंस के अंदर बेल इज अ रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में जेल इज अ रूल, बेल इज एन एक्सेप्शन। बेलेबल ऑफेंस के अंदर एज अ मैटर ऑफ राइट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ओवर हियर, एज अ मैटर ऑफ राइट, एज अ मैटर ऑफ राइट यू क्लेम योर बेल। आप बॉन्ड देते हैं, चाहे वो पर्सनल बॉन्ड हो, चाहे वो श्योरिटी के बेसिस पे बॉन्ड हो, आपने बॉन्ड सबमिट किया, बॉन्ड दिया, आप छूट गए, आप बेलेबल ऑफेंस के अंदर आपको आजादी मिल गई। मगर नॉन बेलेबल ऑफेंस होता सर, तो वहां पे आपको यूं नहीं आजादी मिलती, आपको बेल एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ती। बेल एप्लीकेशन के अंदर आर्ग्यू करना पड़ता है, एंड यू हैव टू सैटिस्फाई द मैजिस्ट्रेट ऑन द वेरियस ग्राउंड्स। जब मैं आपको बेल का एरिया पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ग्राउंड्स यूज किए जाते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं कि जो एंटीसीडेंट्स है उस क्रिमिनल का, जो एक्यूज का जो एंटीसीडेंट्स है कि सर मैं फर्स्ट टाइम ऑफेंडर हूं, उसकी फैमिली के सरकमस्टांसेस, उसकी सोसाइटी में क्या रेप्यूट है, वो बड़े रेप्यूट का आदमी है, वो छोटे रेप्यूट का आदमी है, ये सारे फैक्टर्स को इस्तेमाल किया जाता है जब हम बेल एप्लीकेशन लगाते हैं। कोर्ट में यूजुअली जब भी मजिस्ट्रेट के सामने बेल एप्लीकेशन लगते हैं नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में, जिनमें जेल इज अ रूल और बेल इज एन एक्सेप्शन होता है, तो वहां पे बेल एप्लीकेशन लगाते वक्त ये सारे ग्राउंड्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ओवर हियर कि बेलेबल ऑफेंस के अंदर बेल इज अ रूल, जेल इज एन एक्सेप्शन। बेल एज अ मैटर ऑफ राइट यू कैन टेक, बट जेल आपको कम जाना पड़ता है, बहुत कम चांसेस होते हैं कि जहां पे आपको जेल जाना पड़े। तो ये चीज आपकी है बेलेबल ऑफेंस। अब चलते हैं हम अगले में। सेक्शन 2B, सेक्शन 2B, सेक्शन 2B कहता है चार्ज। अब ये डेफिनेशन क्या है और चार्ज क्या होता है, मैं उस पर भी आता हूं। चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज, चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज when the charge contains more than one, when the charge contains more than one। चार्ज का एरिया सीआरपीसी में कहां पे मेंशन है तो वो भी आप समझ लीजिए। सेक्शन 211 से लेकर सेक्शन 224 तक, कहां तक, 224 तक, ये वाला जो एरिया है ये चार्ज के ऊपर दिया होता है। ये वाला एरिया सीआरपीसी में चार्ज के ऊपर मेंशन है, जिसके ऊपर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, मगर अभी के लिए जो ये वाला एरिया है वो चार्ज के ऊपर बात करता है। अब चार्ज होता क्या है पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आप जब कोई क्राइम करते हैं, जब कोई ऑफेंस कमिट करते हैं, तो जब उसके बाद आप पकड़े जाते हैं, आप एप्रीहेंड हो जाते हैं, आपको पुलिस अथॉरिटीज पकड़ लेती है, कंप्लेंट, चाहे कंप्लेंट की हो, चाहे एफआईआर दर्ज हुई आपके खिलाफ, तो जब आप पकड़े जाते हैं तो आपके ऊपर चार्ज बनाया जाता है। चार्ज मतलब कि अंडर विच ऑफेंस
यू शैल बी चार्ज्ड। कि मान लीजिए आपने किसी को रॉड से पीटा, बहुत बुरी तरह से पीटा, उसकी स्कल में डैमेज हो गया या फिर उसका एक हाथ टूट गया बहुत बुरी तरह से, तो आपने उसको ग्रीवियस हर्ट किया, तो उसमें आप पे ग्रीवियस हर्ट का चार्ज बनेगा। चार्ज बनाने का मतलब कि आईपीसी के अंदर जो ऑफेंसेस मेंशन हैं, वो जो अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग किस्म के, जैसे ऑफेंस अगेंस्ट द बॉडी पर्सन, ऑफेंस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी, तो ये अलग अलग किस्म के ऑफेंसेस, ऑफेंस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, ऑफेंस अगेंस्ट द पब्लिक जस्टिस। तो पॉइंट लॉजिक समझिए कि ये जो अलग अलग किस्म के ऑफेंसेस हैं, जब आप कोई व्यक्ति उसमें से कोई एक ऑफेंस कमिट करता है या कई सारे किस्म के ऑफेंस कमिट करता है, तो जो पुलिस अथॉरिटीज होती है उस पर चार्जेस फ्रेम करती है। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि लेट सपोज मैंने किसी का मर्डर किया, तो मेरे पे मर्डर का चार्ज फ्रेम होगा कि मेरे पे 302 लग जाएगा। ठीक है। लेट सपोज मैंने किसी की चोरी कर ली किसी के घर से, तो मेरे पे थेफ्ट का चार्ज बनेगा। मैंने चोरी करते वक्त मैं अपना सारे आर्म्स एंड एम्युनिशन लिया था, मैंने किसी को इंजरी पहुंचा दी, असॉल्ट कर दिया, हर्ट पहुंचा दिया, तो रॉबरी का चार्ज बन जाएगा। मान लीजिए हम 5 लोग एक जगह पे रॉबरी करने गए हुए थे, कंसर्टेड एक्शन था, तो डेकॉर्टी का चार्ज बन जाएगा। मान लीजिए मुझे सड़क पे एक बैग पड़ा हुआ मिला, उसके अंदर कुछ मुझे सामान मिला, मैंने वो बेच दिया, क्रिमिनल बेस ऑफ अप्रोप्रिएशन का चार्ज बन जाएगा। मान लीजिए मेरे को मेरा दोस्त को सामान देके गया था, मैंने उसका यूज करके अपना प्रॉफिट बना लिया, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का चार्ज बन जाएगा। मान लीजिए मैं किसी के घर में घुस गया, तो हाउस ट्रेसपास का चार्ज बन जाएगा। मान लीजिए मैंने एक फर्जी विल बना दी, फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी बना दी, फोर्जरी का चार्ज बन जाएगा। तो आईपीसी के अंदर जो ऑफेंसेस मेंशन हैं आपके, आप जब उनमें से कुछ एक कमिट करते हैं या एक से ज्यादा भी कमिट करते हैं कॉम्बिनेशन में, तो वो जो आप पे बनता है दैट इज अ चार्ज। पुलिस आप पे चार्ज बनाती है। अब सवाल आता है कि क्या मजिस्ट्रेट उस चार्ज को ऐड कर सकता है या उसमें से कुछ हटा सकता है? द आंसर इज यस। और पुलिस चार्ज बना के कहां पे देती है वो भी बता देता हूं। सेक्शन 173 क्लॉज 2 के अंदर, सेक्शन 173 सब सेक्शन 2, इसके अंदर पुलिस एक पुलिस रिपोर्ट फाइल करती है मजिस्ट्रेट के पास। क्या फाइल करती है? पुलिस रिपोर्ट फाइल करती है। इस पुलिस रिपोर्ट के अंदर पुलिस मेंशन करती है कि जो एक्यूज्ड को हमने एप्रीहेंड किया है, हमने उस पर क्या क्या चार्जेस फ्रेम किए हैं। तो आप इसको समझ लीजिए, ये एक चार्जशीट है जिसमें पुलिस ने अपनी तरफ से कह दिया कि हाँ ये वाले चार्जेस इस पे बनते हैं। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं ये एक पर्टिकुलर चार्ज नहीं बनता उस पर, तो मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। मान लीजिए पुलिस ने ए बी सी डी 4 चार्ज बना के चार्जशीट में डाल दिया कि एक एक्यूज है, उस पे ये 4 चार्जेस बन रहे हैं। ठीक है। अब उसमें से मजिस्ट्रेट को लगता है ये वाला चार्ज ठीक बनाया पुलिस ने, ये वाला ठीक बनाया, ये वाला गलत बना दिया, ये वाला ठीक बनाया, और एक और चार्ज होना चाहिए था इस पे, इस वाले ऑफेंस का। तो इस केस में मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो चार्ज को अल्टर कर सकता है। अल्टर मतलब ऐड भी कर सकता है और सब्सट्रैक्ट भी कर सकता है। ये पावर मजिस्ट्रेट को कहां दी हुई है, पहले उसको भी समझ लेते हैं। ये वाली पावर मजिस्ट्रेट को सेक्शन 216 के अंदर दी हुई है कि मजिस्ट्रेट हैज द पावर, कोर्ट हैज द पावर, मजिस्ट्रेट मैं बोल रहा हूं बार बार क्योंकि मजिस्ट्रेट के पास ही ज्यादा मैटर लगे होते हैं। कोर्ट हैज द पावर टू अल्टर द चार्ज अंडर सेक्शन 216। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। तो चार्ज का एरिया जो कॉन्सेप्ट है मैंने आपको समझा दिया। अब चलते हैं अगले डेफिनेशन पे। सेक्शन 2 C. Now coming upon a big definition. Cognizable offenses. Cognizable offenses. What is this cognizable offense? Cognizable offense. देखिए, means an offense and cognizable case भी, जब पुलिस आपका रजिस्टर कर लेती है मैटर और पुलिस इस पे इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है, देन इट डज नॉट रिमेन एन ऑफेंस, इट बिकम्स अ केस। ध्यान रखना ये चीज। आफ्टर टेकिंग द कॉग्निजेंस इट बिकम्स अ केस। तो उसके अंदर पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट विदाउट वारंट, कैन अरेस्ट विदाउट वारंट। ये वाली बात आपको वंस एंड फॉर ऑल दिमाग में आप बिठा लीजिए कि व्हेन एन ऑफेंस इज एन कॉग्निजेबल ऑफेंस,
Police officer can take the direct action. Police officer can directly apprehend the accused. Police officer can directly apprehend means arrest the offender without having a proper warrant. Because पुलिस की एक और जिम्मेदारी होती है कि पुलिस has to prevent the cognizable offenses from getting done, from getting happened. पुलिस को वो चीज प्रिवेंट भी करनी है, पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो as soon as the police has received the information that some कॉग्निजेबल ऑफेंस इज गोइंग टू बी कमिटेड, तो पुलिस उसको प्रिवेंट तो करेगी. मान लीजिए वो हो गया, तो उस केस में और पुलिस को इंफॉर्मेशन जो प्राइमा फेसाई इंफॉर्मेशन है, पक्की खबर नहीं, प्राइमा फेसाई जो सारे फैक्ट्स को देख के पुलिस को ऑन दैट स्पॉट ये पार्टिकुलर एक सस्पिशन, रीजनेबल सस्पिशन है कि हाँ कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है, देन पुलिस हैज द पावर टू अरेस्ट विदाउट द वारंट. अब ये कॉग्निजेबल ऑफेंस कहां पे मेंशन है कि कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल है? पहली बात, जब भी मैं ये ऑफेंस वर्ड बोलूं, इनके बारे में लिखा है आईपीसी में, ध्यान रखना. ये सीआरपीसी में मेंशन नहीं है, क्योंकि ऑफेंस भाई किडनैपिंग एक ऑफेंस है, मर्डर एक ऑफेंस है, थेफ्ट एक ऑफेंस है, रॉबरी एक ऑफेंस है. ये सीआरपीसी में मेंशन नहीं है, ये आपके आईपीसी में मेंशन है. तो आपको जब चेक करना है कि कोई वाला ऑफेंस, कोई पर्टिकुलर ऑफेंस कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है, सबसे आसान तरीका, या तो आप आईपीसी में जाइए, नीचे वहां पे मेंशन है हर ऑफेंस के नीचे, या फिर आप सीआरपीसी का फर्स्ट शेड्यूल चेक करिए. मैंने आपको बताया था अभी कि फर्स्ट शेड्यूल में लिखा हुआ है क्लियरली कि कौन सा ऑफेंस कॉग्निजेबल है, कौन सा नॉन कॉग्निजेबल है, कौन सा बेलेबल है, कौन सा नॉन बेलेबल है, सीधा. अब सवाल आता है कि सेम बात, कॉग्निजेबल ऑफेंस जब भी कमिट होता है तो क्या दर्ज करी जाती है, उसको समझते हैं. कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट होने के बाद सबसे पहले एफआईआर दर्ज करी जाती है. ध्यान रखना, एफआईआर किसमें दर्ज होती है? सेक्शन 154(1) के अंडर एफआईआर दर्ज होती है. ध्यान रखना, कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर पुलिस के पास पावर है, पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट द वारंट. और दूसरी पावर क्या है कि पुलिस कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर पहले एफआईआर दर्ज करेगी और उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन अपनी स्टार्ट करती है, एंड देन पुलिस प्रोसीड विद दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन. और जो भी इन्वेस्टिगेशन होता है फिर उसकी एक पुलिस रिपोर्ट बनाती है. पुलिस ने किसको अरेस्ट किया, क्या पुलिस को सबूत मिले, एग्जामिनेशन किया, विटनेसेस को बुलाया, विटनेसेस जान पहचान निकाली, कोई कन्फेशन है तो कन्फेशन रिकॉर्ड किया, कोई स्टेटमेंट है तो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया. ये सारा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा बाद में. अभी के लिए कंसाइज में चलते हैं. पुलिस एक एफआईआर दर्ज करती है. एफआईआर कहां दर्ज होती है? 154(1) के अंदर. कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है? पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है. तो इससे मुझे एक बात तो पता चल गई साहब कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है वो मोर ग्रेव है, ज्यादा डेंजरस है. कुछ जनरल नेचर के ऑफेंसेस आपको बता दे जो कॉग्निजेबल है: मर्डर, रॉबरी, रेप, डेकॉइटी, ये सारे आपके कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में आते हैं. फोर्जरी. तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस साहब आपके वो हैं जो ज्यादा हार्मफुल हैं, ज्यादा ग्रेव हैं. क्यों कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में पुलिस को पावर दी गई है कि बिना वारंट के अरेस्ट करें? क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस एज कंपेयर टू द अदर ऑफेंस ज्यादा रिस्की है, ज्यादा ग्रेव ऑफेंसेस है, इसीलिए पुलिस को पावर दी गई है. ये चीज आपको ध्यान रखनी है. अगली बात, कॉग्निजेबल का आपका क्लियर हो गया. अब चलते हैं हम सेक्शन 2D पे, विच इज अबाउट द कंप्लेंट. देखिए सेक्शन 2D, कंप्लेंट. forgery is not cognizable, forgery is non-cognizable, but forgery is non-bailable in certain cases. फोर्जरी में स्पेसिफिक, जनरली फोर्जरी आपकी नॉन कॉग्निजेबल है. फोर्जरी स्पेसिफिक कुछ ऑफेंसेस फोर्जरी के कॉग्निजेबल भी हैं, वो क्लास है बहुत सारी बनी हुई. अब चलते हैं हम कंप्लेंट के अंदर. कंप्लेंट मींस एनी एलिगेशन मेड orally or in writing. इसका मतलब कंप्लेंट डज नॉट नेसेसरीली मीन कि उसको राइटिंग में ही होना चाहिए. इट मे बी ओरली, इट मे बी इन राइटिंग. ठीक है, आगे.
to a magistrate, to a magistrate, to a magistrate with a view to take action under the code. That some person has committed, known या unknown दोनों, known और unknown, has committed an offense, has committed an offense, but does not include police report. अब मैं लाइन बाय लाइन आपको इसका लॉजिक समझाता हूं. ये है पार्ट 1. अभी एक्सप्लेनेशन में भी आऊंगा. पहले हम आते हैं ये होता क्या. देखिए, कोई भी मैटर दो हिस्सों में बटा होता है. या तो वो ऑफेंस कॉग्निजेबल होता है, या तो वो ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल होता है. कॉग्निजेबल मोर सीरियस, जहां पे पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट करती है. नॉन कॉग्निजेबल वो ऑफेंसेस होते हैं जहां पे पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकती. पुलिस नीड्स अ वारंट फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट. नाउ द क्वेश्चन कम्स, मैं आपको थोड़ी आगे की बात बता रहा हूं, अभी तो मैं डेफिनेशन में हूं, लेकिन आगे का पॉइंट मुझे डिस्कस करना जरूरी है. यहां पे देखिए, जब भी एक कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट होता है ना, तो पुलिस हैज टू कंपल्सरी रजिस्टर एन एफआईआर. बट लेट्स सपोज अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हैज बीन कमिटेड व्हिच इज नॉट दैट वेरी सीरियस एज कंपेयर्ड टू द कॉग्निजेबल ऑफेंसेस. तो उस केस में पुलिस क्या एफआईआर दर्ज करेगी? द आंसर इज नो. पुलिस विल नॉट रजिस्टर द एफआईआर. द पुलिस विल रेफर द मैजिस्ट्रेट, रेफर द मैटर, रेफर द पर्टिकुलर इशू टू द मैजिस्ट्रेट. देन वो जो बात वहां पे मैजिस्ट्रेट के सामने, चाहे वो ओरली चाहे वो राइटिंग में, ध्यान रखना, मैजिस्ट्रेट विल एग्जामिन द कंप्लेनेंट. दिस इज द ड्यूटी ऑफ द मैजिस्ट्रेट. वो एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट का भी प्रोविजन है सीआरपीसी के अंदर कि मैजिस्ट्रेट को कंप्लेनेंट को एग्जामिन करना पड़ता है. ये मैजिस्ट्रेट की ड्यूटी है. मगर बात ये आती है कि पुलिस विल नॉट रजिस्टर द कंप्लेंट. पुलिस विल फर्स्ट रेफर द कंप्लेनेंट टू द मैजिस्ट्रेट, देन मैजिस्ट्रेट हैज द ड्यूटी टू रजिस्टर द कंप्लेनेंट, और मैजिस्ट्रेट हैज द ड्यूटी टू रजिस्टर द कंप्लेंट फ्रॉम द कंप्लेनेंट. और मैंने जैसे बताया आपको कि मैजिस्ट्रेट एग्जामिन करता है कंप्लेनेंट को कि भाई अगर कोई मैटर आया है, तो वो एग्जामिनेशन की जो पावर है वो सेक्शन 200 के अंदर मेंशन है. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, सेक्शन 190 के अंदर मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है. कॉग्निजेंस मतलब टू टेक अप द मैटर. तो कॉग्निजेंस 3 किस्म से ली जाती है. वो बहुत, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये आगे का पॉइंट है, बट मैं अभी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसका रिलेशन है यहां से. कॉग्निजेंस 3 किस्म से ली जाती है. पहला कॉग्निजेंस लिया जाता है अपॉन रिसीविंग अ कंप्लेंट, अपॉन रिसीविंग अ कंप्लेंट, रिसीविंग अ कंप्लेंट. दूसरा अपॉन पुलिस रिपोर्ट, अपॉन पुलिस रिपोर्ट. ये सेकंड वाला कॉग्निजेबल केसेस में लिया जाता है, जो बी वाला पॉइंट है. तीसरा है सुओ मोटो, मतलब मैजिस्ट्रेट खुद भी कॉग्निजेंस ले सकता है. तो अब लॉजिक समझिए यहां पर क्या है. ये जो पहले वाला एरिया है ना, आप मैजिस्ट्रेट के पास अपनी कंप्लेंट लेके गए. कंप्लेंट का मतलब क्या? एलिगेशन लेके गए. आपने कहा कि सर एक बंदे ने ऑफेंस कमिट किया. कौन सा ऑफेंस कमिट किया? नॉन कॉग्निजेबल का नेचर का होता है, क्योंकि कॉग्निजेबल नेचर का जो ऑफेंस, हालांकि कंप्लेंट दोनों नेचर की हो सकती है, मगर अगर मान लीजिए कॉग्निजेबल नेचर की कंप्लेंट है, तो वहां पे वो मैजिस्ट्रेट, वो जो बंदा है, वो जाएगा पुलिस के पास और पुलिस उसको एफआईआर में दर्ज कर देगी. तो वहां पे कॉग्निजेबल केसेस में जो कॉग्निजेंस ली जाती है, वो एफआईआर एक बार दर्ज होगी, उसके बाद पुलिस अपनी रिपोर्ट बनाती है 173 के अंदर, उसके बेसिस पे कॉग्निजेंस ली जाती है. ध्यान रखना, कॉग्निजेंस वर्ड का मतलब होता है टू टेक अप द मैटर. Who takes up the cognizance? The magistrate takes up the cognizance. Magistrate has the power under 190 to take up the cognizance. Cognizance 3 किस्म से ली जाती है. पहला कंप्लेंट के बेसिस पे, दूसरा पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पे, पुलिस रिपोर्ट 173 के अंदर जो फाइल करी गई है उसके बेसिस पे, तीसरा सुओ मोटो, मैजिस्ट्रेट कैन टेक हिमसेल्फ टेक द केस. बट मैजिस्ट्रेट कंप्लेंट के केस में पहले सेक्शन 200 के अंदर एग्जामिनेशन करता है कंप्लेनेंट का ऑन ओथ, कि ये वेरीफाई करने के लिए कि कोई फर्जी, कोई नकली कंप्लेंट, कोई इस तरीके की फ्रिवोलस कंप्लेंट ना आई हो. तो वो मैजिस्ट्रेट को करना पड़ता है. एक बार मैजिस्ट्रेट कंप्लेंट को रजिस्टर कर लेता है, तो उसके बाद मैजिस्ट्रेट रेफर कर सकता है इन्वेस्टिगेशन के लिए. उसके बाद मैजिस्ट्रेट ऑर्डर कर देगा इन्वेस्टिगेशन के लिए, कि पुलिस को बोलेगा ठीक है आप इन्वेस्टिगेशन करो. तो दो बातें मुझे यहां पे समझ में आई.
कि एफआईआर जो होती है वो तो आपके कॉग्निजेबल केस में दर्ज होती है, मगर कंप्लेंट क्या पुलिस के पास करी? नहीं जी, पुलिस के पास गए हम, मान लीजिए मैं गया पुलिस के पास, डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास नहीं गया, तो पुलिस के पास अगर मैं चला भी गया तो पुलिस अगर नॉन कॉग्निजेबल केस है तो पुलिस क्या बोलेगी कि सर, मैडम, सर, आप जो भी हैं आप कोर्ट जाइए, मजिस्ट्रेट के सामने करिए, ये हम टेकअप नहीं कर सकते। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर कंप्लेंट कॉग्निजेबल मैटर में भी होगी या सिर्फ नॉन कॉग्निजेबल में? क्योंकि नॉन कॉग्निजेबल मींस नॉन सीरियस या लेस सीरियस, लेस ग्रेव। कॉग्निजेबल मींस मोर सीरियस, मोर ग्रेव। तो अब सवाल आता है कि कॉग्निजेबल केसेस में भी क्या कंप्लेंट होती है? कंप्लेंट उसको भी कहा जा सकता है, कंप्लेंट मे बी ऑफ कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल बोथ। बट जब कॉग्निजेबल वो चीज हो जाती है तो कॉग्निजेबल के अंदर पहले एफआईआर दर्ज हो जाती है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर पुलिस रिपोर्ट फाइल होती है। बट नॉन कॉग्निजेबल में द प्रोसेस रन्स इन सम अदर मैनर, नॉट इन द सेम मैनर एज द कॉग्निजेबल। तो दिस इज द पॉइंट विच यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यहां पे जो एलिगेशन लगाई गई है ओरली या रिटन, कहां पे किसको दी गई है? मजिस्ट्रेट को। यहां पे हम पुलिस के पास नहीं गए, और अगर मान लीजिए पुलिस के पास गए भी थे तो पुलिस हैज रेफर्ड the matter to the magistrate because it is the magistrate first which has the duty to register a complaint by first examining the complainant on oath. Then he will scrutinize whether the complaint should be registered or not. Then the magistrate shall direct an investigation to the police officer. But in the case of a cognizable offense, the FIR is recorded first, then the investigation is proceeded with. So this is the difference. This is a basic difference. Second, the allegation has been made with a view to take action कि मैजिस्ट्रेट एक्शन लेगा, मैजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर देता है। एक्शन यहां पे इन्वेस्टिगेशन से रिगार्डिंग है, क्योंकि मैजिस्ट्रेट भी पहले बात की छानबीन करवाएगा ना, तो पुलिस को बोलेगा इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर देने के लिए। अब यहां पे मैंने एक बात लिखी आपके साथ, डज नॉट इंक्लूड पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट कहां पे दर्ज होती है? आपको याद होगा, अभी मैंने बताया सेक्शन 173(2) के अंदर दर्ज होती है। ठीक है जी। पुलिस रिपोर्ट किस केस मैटर में दर्ज होती है? कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के केस में। पुलिस रिपोर्ट का जो मसला है वो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के केस में होता है, इसीलिए यहां पे क्लियरली लिखा है कि जो पुलिस रिपोर्ट फाइल होती है वो पुलिस रिपोर्ट आपकी कंप्लेंट नहीं कहलाएगी। वो पुलिस रिपोर्ट को आप ये नहीं कह सकते कि साहब ये कंप्लेंट है। ये बात आपको ध्यान रखनी है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगली चीज, अब आते हैं हम सेक्शन 2D के एग्जांपल में, एक्सप्लेनेशन में। देखिए, a report made by police officer, a report made by police officer which discloses after investigation, which discloses after investigation, after investigation the commission of a non-cognizable offense, non-cognizable offense। देखिए यहां पे आ गई अब इंटरेस्टिंग पॉइंट, shall be deemed to be a complaint, deemed to be a complaint, deemed complaint माना जाता है। और उस पुलिस ऑफिसर को जिसने वो रिपोर्ट बनाई है, उस पुलिस ऑफिसर को जिसने वो रिपोर्ट प्रिपेयर करी थी, उसको हम कंप्लेनेंट मान लेते हैं। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि ये क्या हिसाब चल रहा है। देखिए, फर्ज करिए पुलिस को इंफॉर्मेशन आई कि साहब एक जगह किसी ने किसी को मारा है, ठीक है, और उस केस में पुलिस को लगा कि ठीक है कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ, तो पुलिस की जिम्मेदारी है कॉग्निजेबल ऑफेंस जैसे ही कमिट हुआ पुलिस इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड कर देगी। और ध्यान रखना, अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड नहीं करती है, मान लीजिए, तो आप क्या इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हो? बिल्कुल जा सकते हो। आप 156(3) लगा सकते हो, 156(3) का सेक्शन है, वहां पे मजिस्ट्रेट के पास पावर है, मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर देगा तो इन्वेस्टिगेशन के लिए तुरंत इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाती है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अब सवाल आता है कि एक पुलिस ने रिपोर्ट बनाई अपनी, और रिपोर्ट बनाने के दौरान उसको पता चला कि, मतलब इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसको पता चला कि भाई यहाँ पे तो कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट ही नहीं हुआ, यहाँ तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है। तो उस केस में जो रिपोर्ट वो सबमिट करेगा मजिस्ट्रेट को, वो रिपोर्ट अपने आप में कंप्लेंट मानी जाएगी, क्योंकि वहां पे तो सेपरेट कंप्लेंट था नहीं, क्योंकि वहां पे
पहले से कोई कंप्लेनेंट नहीं था, कोई इन्फॉर्मर आया, किसी बंदे ने, कोई नॉर्मल बंदा है, उसने इन्फॉर्मेशन दे दी और इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे एफआईआर दर्ज हो रही थी। मगर जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई तब पता चलता है कि वहां तो एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है, ना कि कॉग्निजेबल। तो अब जब नॉन कॉग्निजेबल हुआ है तो जो पुलिस ने रिपोर्ट बनाई उसी को हम कंप्लेनेंट कंसीडर कर लेंगे और वो जो रिपोर्ट है उसको हम कंप्लेंट कंसीडर कर लेंगे, दैट इज अ डीम्ड कंप्लेंट। मगर स्पेसिफिकली पुलिस रिपोर्ट को एक्सक्लूड किया हुआ है। कौन से वाला? जो 173 के अंदर डलती है। मैंने सेक्शन 2D में क्लियरली आपको बताया कि जब कंप्लेंट डज नॉट इंक्लूड पुलिस रिपोर्ट, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगले पॉइंट पर सेक्शन 2E, हाई कोर्ट क्या होती है? इसका तो कुछ खास डेफिनेशन नहीं है। पहला, किसी स्टेट के रिगार्डिंग उस स्टेट का हाई कोर्ट फॉर दैट स्टेट। किसी यूनियन टेरिटरी के रिगार्डिंग, यूटी, यूनियन टेरिटरी के रिगार्डिंग किसी भी हाई कोर्ट का जो ज्यूरिसडिक्शन एक्सटेंड हो रहा है वो यूटी के रिगार्डिंग, और किसी दूसरी एनी अदर यूटी के रिगार्डिंग, किसी दूसरी यूटी के रिगार्डिंग हाईएस्ट कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील जो भी है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील एक्सेप्ट अदर देन सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इज नॉट हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के अलावा जो भी हाईएस्ट कोर्ट है क्रिमिनल अपील की, वहां पे कोई दूसरी यूनियन टेरिटरी अगर है तो उस केस में वो हाई कोर्ट की डेफिनेशन में आ जाएंगी। तो ये आपकी हाई कोर्ट की डेफिनेशन होगी। अब चलते हैं हम अगली डेफिनेशन पे। मुझे एक वीडियो और बनानी पड़ेगी डेफिनेशन के ऊपर, क्योंकि डेफिनेशंस काफी ज्यादा हैं इसके अंदर और मुझे एक एक डेफिनेशन को बारीकी से कराना है। सेक्शन 2F इंडिया की डेफिनेशन है। ये कहता है कि टेरिटरी, वो सारी टेरिटरी जहां पे ये कोड अप्लाई होता है वो इंडिया है। इंडिया की प्रॉपर डेफिनेशन, इंडिया की जो डेफिनेशन हमें इंटरप्रीट करनी पड़ती है, मैं आपको बता दूं, हम जनरल क्लॉजेज एक्ट के अंदर भी इंडिया की डेफिनेशन पढ़ते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन भी टेकअप करते हैं इंडिया की डेफिनेशन पढ़ने के लिए। तो जब हम इंडिया की डेफिनेशन निकालते हैं तो हम कंजंक्टिव रीडिंग करते हैं, मतलब डिसजंक्टिव नहीं होते, हम कंजंक्टिव होते हैं, हम एक साथ उसको रीड करते हैं। क्योंकि इंडिया की डेफिनेशन में लैंड टेरिटरी भी आ जाती है, उसकी टेरिटोरियल वाटर्स भी आते हैं। तो वो टेरिटोरियल वाटर्स कहां तक है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक है, कंटीन्यूअस जोन तक है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ तक है, कहां तक इंडिया एक्सटेंड होता है। तो वो वाला सारा एरिया जब हम रीडिंग करते हैं कि वो इंडिया है कि नहीं, क्योंकि जब वो इंडिया नहीं होगा तो फिर सीआरपीसी एप्लीकेबल नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए अगर वो इंडिया के डेफिनेशन में आ रहा है तो हम ये लॉ एप्लीकेबल कर सकते हैं। अगला पॉइंट, सेक्शन 2G, इंक्वायरी। इंक्वायरी की हालांकि डेफिनेशन बहुत छोटी है मगर इसके मीनिंग बहुत ज्यादा है। मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन अ ट्रायल, अदर देन अ ट्रायल। पहली चीज, कंडक्टेड बाय मजिस्ट्रेट और कोर्ट, कंडक्टेड बाय मजिस्ट्रेट, कंडक्टेड बाय मजिस्ट्रेट और कोर्ट। देखिए अब ये क्या कहना चाह रहा है उसको समझिए। पहली बात आप दिमाग में बिठा लेना, इन्वेस्टिगेशन करती है पुलिस, इंक्वायरी का ऑर्डर देती है मजिस्ट्रेट, मतलब इंक्वायरी करता है आपका मजिस्ट्रेट। जो कोर्ट में कोई भी है जो जज है वो मजिस्ट्रेट इंक्वायरी कंडक्ट कराता है। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि जो ट्रायल होता है, ट्रायल का मतलब है जहां पे पूछा जाता है आप गिल्टी प्लीड कर रहे हो, गिल्टी प्लीड नहीं कर रहे, उसके बाद प्रोसिक्यूशन अपना एविडेंस देता है, डिफेंस अपना एविडेंस देता है, दोनों अपने साइड के आर्गुमेंट देते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस होता है। ये सारी चीजें होने के बाद कोर्ट फिर अपना जजमेंट देती है। जजमेंट, ये पूरा जो प्रोसेस है इसको हम ट्रायल बोलते हैं। तो अब गलती से भी ये मत समझ लेना इस ट्रायल को इंक्वायरी में कंफ्यूज मत कर देना, क्योंकि इंक्वायरी की जो सेक्शन 2G में डेफिनेशन है वो क्लियरली एक्सक्लूड करती है कि जो ट्रायल है दैट इज नॉट एन इंक्वायरी, बट इंक्वायरी कैन बी कंडक्टेड इन रिगार्ड ऑफ अदर मैटर। इसको यूं समझ लीजिए मोटा मोटा कि ट्रायल से पहले मैजिस्ट्रेट कई बार इन ऑर्डर टू गेट हिमसेल्फ श्योर इंक्वायरी कंडक्ट करा सकता है। इंक्वायरी कंडक्ट कराने की पावर मैजिस्ट्रेट के पास है, तो ट्रायल उसके अंदर नहीं आता। ध्यान रखना, इंक्वायरी इज समथिंग
which can be every inquiry, but that is not a trial. Inquiry is conducted by the magistrate. तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है इसके अंदर। तो आज की जो डेफिनेशन का एरिया है मैं आपको यहीं तक करा रहा हूं। अगली जो मैं आपके साथ वीडियो बनाऊंगा सीआरपीसी में, उसमें मैं सेक्शन 2H से कराऊंगा, जिसमें मैं इन्वेस्टिगेशन डिस्कस करूंगा और उसको इंक्वायरी के साथ डिफरेंस बिटवीन भी आपको बताऊंगा, ताकि वो और बेहतर क्लियर हो। तो आई होप मेरे को आपको मेरा ये फर्स्ट पार्ट सीआरपीसी का पसंद आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और सीआरपीसी के ऊपर अब रेगुलर कंटेंट बनेगा, तो आपको एक बहुत ही बढ़िया कंटेंट सीरीज में सारे पार्ट्स के साथ मिलेगा, जिसमें आपको एक सिलेबस कंप्लीट करने की फील आएगी कि हाँ, एक ऐसा मैं कंटेंट देख रहा हूँ, एक सीरीज में देख रहा हूँ जहां पे मुझे कंप्लीट कंटेंट मिल रहा है। उसके अलावा मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरी लेबर लॉ की सीरीज 60 प्लस वीडियो, सारा कंटेंट एक्सेसिबल है, सारा कंटेंट फ्री है। आपको बस करना है, मेरे चैनल के लोगो पे क्लिक करिए, प्लेलिस्ट पे जाइए, प्लेलिस्ट से आपको लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉज का एक प्लेलिस्ट मिलेगी, मेरे चैनल पे क्लिक करेंगे, वहां पे आपको सारी वीडियो सीक्वेंस में मिल जाएगी, अलग अलग कानूनों की लेबर लॉज पे, जो कि आपके एलएलबी के स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है, जो कि आपके नेट के स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है, जो कि ईपीएफओ यूपीएससी के जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए हेल्पफुल है, जो कि आपके जो डिप्लोमा इन लेबर लॉ करते हैं उनके लिए हेल्पफुल है, इवन की एचआर जो एमबीए कर रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल है, उनके कंपेंसेशन मैनेजमेंट के मेन लॉज आते हैं ये वाले। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू मी। थैंक यू वेरी मच।